नमस्कार। कांग्रेस पार्टी जब से चुनाव हारी है तब से एक राज्य मध्य प्रदेश ऐसा है जहां के नेता ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस राजस्थान में भी हारी है और छत्तीसगढ़ में भी हारी है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी झटका लगा है, लेकिन राजस्थान में इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, केंद्रीय नेतृत्व भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश के नेता इसके पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हरा दिया गया है कांग्रेस को। और ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, एक्स का हैंडल है, जो पुराना ट्विटर था, उस पर आधिकारिक रूप से भी कई बार कहा गया है। कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें यह कहा गया है लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से, कि आपका मत हार गया, ईवीएम जीत गया। यह कहा गया है कि ईवीएम के जरिए आपका जनमत लूट लिया गया, चुरा लिया गया। और उसके साथ ही शुरू हुआ है एक सिलसिला व्हाट्सएप फॉरवर्ड का। इतने तरह के व्हाट्सएप आ रहे हैं और कई तो मध्य प्रदेश के का जो कांग्रेस का ऑफिशियल एक्स का हैंडल है उस पर भी है, दिग्विजय सिंह के हैंडल पर के अकाउंट का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर है, कमलनाथ के ऊपर है। सबकी टाइमलाइन में इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिखेंगे, जो पोस्ट दिखेंगे ट्विटर और फेसबुक पर दिखेंगे, और व्हाट्सएप में फॉरवर्ड घूम रहा है वही सेम पोस्ट, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जनमत लूटने का सिलसिला नरेंद्र मोदी ने कब से शुरू किया। वो एक कहानी बताई जाती जा रही है कि कब पहली बार वडोदरा के पादरा में एक नगर पालिका के चुनाव में 44 वोट पड़े थे और जब वोटों की गिनती हुई तो उसमें से 111 वोट मिले। ये और तभी से ये जनमत लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है जिसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस के किसी नेता के कहने पर अमुक नंबर के ईवीएम की जांच कराई गई तो उसमें कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट जाता था। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड में यह दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जब काउंटिंग शुरू हुई तो अनेक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऐसी मिली जो 99% चार्ज थी। ये कहा जा रहा है कि जब जो 10 घंटे मतदान के बाद कैसे 99% चार्ज रह सकती है मशीन। हालांकि उसके जवाब में लोगों ने कहा कि वोटिंग के बाद उनकी बैटरी निकाल ली जाती है और काउंटिंग के पहले फिर बैटरी डाली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें, ये सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड घूम रहे हैं और आधिकारिक रूप से भी कई चीज़ें घूम रही हैं। जैसा हमने कहा कि मध्य प्रदेश ट्विटर एक्स के हैंडल पर कांग्रेस ने कहा कि आपका ईवीएम जीत गया, आपका वोट हार गया। उसी तरह से दिग्विजय सिंह ने पहले दिन से एक शेयर किया, पोस्टल बैलेट के आंकड़े उन्होंने शेयर किए और कहा कि पोस्टल बैलेट में जब इतना अंतर है, कांग्रेस इतना ज़्यादा वोट से जीत रही थी तो ईवीएम में कैसे हार गई। और उस आधार पर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 190 सीटों पर लीड कर रही थी। अब सवाल है कि क्या 190 सीट जीत जाती कांग्रेस मध्य प्रदेश में अगर बैलेट पेपर में 190 पर लीड कर रही थी? तो ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। और ये भी कोई नहीं पूछ रहा है कि इसके पहले जब भी पोस्टल बैलेट्स खुलते थे सारे देश में, जब बीजेपी पूरे देश में चुनाव हारती थी तब भी पोस्टल बैलेट्स में वो लीड करती थी, क्योंकि पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारियों का होता था और सेना के जवानों का होता था जो बीजेपी को वोट करते थे ट्रेडिशनली। तो हर बार बैलेट पेपर के वोट में बीजेपी लीड करती थी, लेकिन कभी जीतती नहीं थी चुनाव। तो अब एक बार कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में लीड किया और हार गई तो उसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देना है। और ये पोस्टल बैलेट में लीड करने का ये क्यों नहीं कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में लीड करने का कारण ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात कही थी, उसका वादा किया था। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं अब जो पोस्टल बैलेट से वोट डालते हैं वो उन्होंने वोट कर दिया हो पुरानी पेंशन स्कीम के चक्कर में। तो ये खैर ये सब चीजें हैं जिस पर लॉजिकल तरीके से रीजनिंग के साथ सोचने की जरूरत है। लेकिन मध्य प्रदेश ने जिस तरह से ईवीएम का हल्ला मचाया है वो कांग्रेस के ओवरऑल कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। ये टच एंड गो का मामला है, हिट एंड रन का मामला है। हर चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं ये दावा करवा देते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और उस वजह से हार गए हैं। ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित करना होगा। और ये मानने में कोई संदेह नहीं है कि हैक हो सकता है, कोई भी मशीन हैक हो सकती है। जब कहीं से दूर से बैठा हुआ कोई आदमी किसी का फोन हैक कर सकता है, कंप्यूटर हैक कर सकता है, यहां तक कि एसी गीजर हैक कर सकता है, गाड़ियों का इंजन हैक कर सकता है, तो ईवीएम जो मशीन है वो हैक हो सकती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है अगर हो सकती है तो। लेकिन वो हो सकती है इसीलिए वो हुआ भी है, ये कहना जरा जल्दबाजी होगी और ये ठीक बात नहीं है। ये पूरे इंस्टीट्यूशंस को सवालों के घेरे में खड़ा करना है। और अगर कांग्रेस को लग रहा है कि ईवीएम हैक करके और बीजेपी जीत रही है
तो सिर्फ ये कह देने से, हर चुनाव के बाद ये कह के और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ा लेने से काम नहीं चलेगा। या तो कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़े, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड न खेले और क्रिप्टिक मैसेजेस न डाले, इससे ये इस तरह का कि जिससे इंप्लाई हो कि कांग्रेस की हार नहीं हुई है, वो तो जीत गई थी, वो ईवीएम से उसको हरा दिया गया है, जिससे ये नतीजा निकले। ऐसे आधे अधूरे मैसेजेस नहीं छोड़ने चाहिए बड़े नेताओं को। लड़ाई लड़नी चाहिए, या तो कांग्रेस सड़क पर उतर के लड़ाई लड़े, मना कर दे, कांग्रेस ऐलान कर दे कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस न स्टेट के चुनाव लड़ेगी न लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मना कर दे चुनाव लड़ने से कि या तो बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए और नहीं तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। या कम से कम यही अनाउंस करे, अगर ईवीएम चाहती है कांग्रेस की ईवीएम से चुनाव हो लेकिन फेयर हो, तो कम से कम ये अनाउंस करे कि हर ईवीएम का जो वोट है उसका जो पेपर ट्रेल है उससे मिलान किया जाए। अभी एक विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथों पर मिलान किया जाता है, जो पर्ची निकलती है वीवीपैट मशीन से, जो पर्ची निकलती है उस पर्ची का मिलान किया जाता है सिर्फ 5 जगह पर, 5 विधानसभा क्षेत्रों में, तो विधानसभा के 5 बूथों पर। तो कांग्रेस ये मांग करे कि हर बूथ पर जो वीवीपैट की पर्ची है उसका मिलान ईवीएम के वोट से किया जाएगा। कम से कम इतनी मांग करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि फिर ये अगर ईवीएम हैक होता है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, उसको यकीन है, तो ये फिर पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत होगा। भारत का लोकतंत्र भरोसे पर चल रहा है। ये समूचा लोकतंत्र की पूरी अवधारणा इमेजिन्ड रियलिटी पर आधारित है। ये कोई एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं होती है। कहीं लोकतंत्र दिखाई थोड़े देता है कि कोई बिल्डिंग की तरह है, कोई ढांचा है जो दिख रहा है। पार्लियामेंट थोड़े लोकतंत्र है, या न सरकार और न पार्टियां लोकतंत्र है। एक तो इस भरोसे पर चलता है, देश के 140 करोड़ लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनका किसी न किसी तरह से 90-92 करोड़ वोटर्स हैं अपने देश में, तो उन सबका भरोसा है, उनको यकीन है कि ये चीज़ है, एक लोकतंत्र चीज़ है जो हमारे वोट देने से मजबूत होगी। अगर ये धारणा बनती है कि वो वोट किसी और को दे रहे हैं और कोई और जीत रहा है, तब तो लोकतंत्र का पूरी नींव बुनियाद हिल जाएगी। तो कांग्रेस इस तरह के अगर दावे कर रही है तो खुलकर आए सामने और लड़े, कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक कि बैलेट पेपर से वोट नहीं होता है, बैलेट पेपर से मतदान हो तभी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। या फिर ये हर चुनाव के बाद कहना बंद कर दे, क्योंकि इसका नुकसान उसी को हो रहा है। ओवरऑल डेमोक्रेसी को कांग्रेस जो नुकसान पहुंचा रही है वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस को खुद भी बहुत नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में यह धारणा मजबूत हो रही है कि उनके वोट देने या चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत करके चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। तो जैसे जैसे ये धारणा मजबूत होगी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में, वो कांग्रेस छोड़ेंगे, या तो बीजेपी में जाएंगे या राजनीति से अलग होंगे, उनका राजनीति से मोह भंग होगा, या फिर वो बीजेपी में चले जाएंगे। अनेक नेताओं के बीजेपी में जाने का कारण यही है क्योंकि ये धारणा बन गई है कि बीजेपी को नहीं हरा सकती है कांग्रेस पार्टी। उसी तरह से अगर ये धारणा मजबूत होती है कि ईवीएम से वोट मैनिपुलेट करके कांग्रेस बीजेपी जीत रही है और ईवीएम के रहते उसको नहीं हराया जा सकता है, तो फिर कांग्रेस के लिए लड़ने को कोई तैयार नहीं होगा, उसके साथ लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है ये हर बार ईवीएम का राग छेड़ करके। या तो वो ये राग बंद कर दे, ईवीएम के बारे में उसकी शिकायत करना बंद कर दे, या फिर शिकायत करती है, उसको लगता है कि इससे वोट मैनिपुलेट हो रहा है और इसकी वजह से वो हार रही है, तो फिर इसके खिलाफ वो निर्णायक लड़ाई लड़े। वो ये मना करे कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, इस पर दूसरी अपोजिशन पार्टीज को भी एकजुट करे, उनको भी इस बात के लिए तैयार करे और इस बात का प्रेशर डाले सरकार के ऊपर। फिर इसका संज्ञान जुडिशियरी लेगी, दुनिया भर में इसका संज्ञान लिया जाएगा। ये मैसेज होगा बड़ा। अगर सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी और दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ने से मना कर देती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार चुनाव करा ले उसके बिना। और ये एक बहाना कहा जाता है कि अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, अगर संसद में नहीं गए, विधानसभाओं में नहीं गए, तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन की पार्टीज को यह समझ लेना चाहिए है कि संसद और विधानसभा में जनता की कोई लड़ाई अब नहीं लड़ी जाती है। वहां सिर्फ वो होता है जो सरकार चाहती है, और सरकार में भी कोई ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसको दिख रहा हो कि ये फैसला, ये सरकार जो कानून ला रही है वो ठीक नहीं है और उसके खिलाफ बोल दे। तो संसद विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं हो रही है जनता की लड़ाई सड़क पर होती है, और सड़क पर की लड़ाइयां जीती जाती हैं। और अभी ये एक मिसाल है किसानों का आंदोलन, जो 3 विवादित कृषि कानून बने थे, उसके खिलाफ किसानों ने 1 साल तक धरना दिया था, पूरे 1 साल धरने पर बैठे रहे थे, सैकड़ों किसान मरे थे, उसमें जान गंवाई थी उन्होंने, और अंततः उनकी जीत हुई, सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े थे।
सरकार ने वो तीनों कानून किसी अपोजिशन पार्टी के दबाव में नहीं ले लिए थे, संसद के अंदर के दबाव में उसने नहीं ले लिया था। संसद में तो तमाम अपोजिशन पार्टीज के रहते सरकार ने कानून बना लिया था। सरकार ने कानून तो वापस लिया था सड़क की लड़ाई से। सड़क की लड़ाई से 1977 में सत्ता बदली थी इंदिरा गांधी की। पहली गैर कांग्रेसी सरकार सड़क पर की लड़ाई से बनी थी, कोई संसद की लड़ाई से नहीं सत्ता बदल गई थी। और जेपी कभी संसद में नहीं गए, जयप्रकाश नारायण जिन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस देश के सबसे मौलिक विचारक, गांधी के बाद जो सबसे मौलिक विचारक हुए, राम मनोहर लोहिया, सिर्फ 4 साल संसद में रहे हैं। आजादी के बाद वो 20 साल जिए थे और सिर्फ 4 साल संसद में रहे थे। वो भी एक बाई इलेक्शन में 1963 में वो जीते थे, 67 में दोबारा जीते, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद उनका निधन हो गया था। तो सिर्फ 4 साल संसद में रहे। लेकिन क्या वैसी लड़ाई लड़के कोई गया है इस देश में? तो जेपी हो या लोहिया हो, इस तरह की अनेक मिसालें आप दे सकते हैं जो कभी संसद में नहीं रहे, विधानसभाओं में नहीं गए, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ी। इसलिए कांग्रेस को या दूसरे किसी भी पार्टी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अगर वो संसद में नहीं बैठेगी, उसके सांसद नहीं बैठेंगे, तो जनता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और तब पता नहीं क्या हो जाए, आसमान गिर जाए, धरती फट जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी कांग्रेस के पिछली लोकसभा में 44 सांसद थे, अभी 52 सांसद हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई सांसद मिलकर के पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर रहा है। सड़क की लड़ाई से कुछ हो सकता है। तो अगर कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम ठीक नहीं है और उससे वोट मैनिपुलेट हो रहा है, बीजेपी उससे जीत रही है, कांग्रेस उसकी वजह से हार रही है, तो उसको टच एंड गो करके उसका एक मुद्दा उठा करके हर चुनाव के पहले छोड़ने के बजाय कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़े, आंदोलन करे। अभी तो यह लगता है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, जो परिवार है, गांधी परिवार, उसको जिम्मेदारी से बचाने के लिए कांग्रेस अपना ठीकरा फोड़ देती है ईवीएम के ऊपर, या किसी स्टेट में किसी लीडर को बचाने के लिए ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है ताकि उसको न लगे, उसके ऊपर आरोप ना, इल्जाम ना है कि उसकी वजह से हार गए, उसका नेतृत्व कमजोर है। और आम जनता के बीच में भी यही मैसेज जाता है। कांग्रेस इस तरह के काम करती है, तो इसलिए वो काम छोड़े, ईवीएम का काम छोड़े और ईवीएम का या तो विरोध करना बंद कर दे या निर्णायक लड़ाई लड़े, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करे, तभी इसका कोई समाधान निकलेगा। धन्यवाद।